संविधान बदल रहा है और संविधान अगर बदल गया तो हमें जो मिलने वाली जो मदद है या जो भी स्कीम है तो उसका क्या होगा। ये वो छोटी सी बच्ची की चिंता है और यहाँ पर ये दर्शाती है उस बच्ची की चिंता कि उसको उसके आई की फिक्र है कि उसकी आई घरेलू काम करती है छोटा मोटा और उनको पढ़ाई भी देती है, पढ़ाई भी कराती है, एजुकेशन का खर्च करती है। लाजमी है ये प्रश्न उत्पन्न होना, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची के पास ये प्रश्न कैसे आया, ये समाज ने थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि 10वीं यानी कि 10 साल की बच्ची बोल रही है कि संविधान बदला तो हमारा क्या होगा। अब इस बच्ची को मैं एक फिलोसोफर, एक टीचर, एक नेता, इसके नाते मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये बच्ची भावनिक है, वो ज़्यादा समझ नहीं पाती है। वो सोसाइटी में जो चल रहा है वो चर्चा सुन रही है कि संविधान को बदला जा सकता है, वैसा प्रयास हो रहा है। बाप आप लोग थोड़ी चिंता करो। छोटे बच्चे अगर हमारे सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे अगर ये चिंता करने लगे, बहुत गंभीर मसला है। तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों को और सभी क्षेत्र के लोगों को निवेदन करूंगा कि कृपया संविधान को बचाने की हम सभी ने पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। संविधान बचा तो ही हम लोग बचेंगे। दूसरा, उसी में उसका एक चिंता है कि मेरी स्कॉलरशिप, मेरी पढ़ाई बंद हो सकती है क्या। वैसे तो उसकी चिंता लाजमी है कि उसकी आजकल तो हमने सभी स्कूल के सिस्टम ने तो पूरा जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को पूरा ख़त्म कर दिया है। बाबा साहब ने बोला था एजुकेशन इज़ मिल्क ऑफ टाइगरेस, वो शेरनी का दूध है, उसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 14 साल तक सभी को, 14-15 साल तक यानी कि कम से कम 8वीं 10वीं तक सभी को शिक्षा मुफ्त कराई गई है। ये बात अच्छी है, लेकिन ये बात इतनी अच्छी नहीं है, ये बात बहुत चिंता की है क्योंकि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही बकवास एजुकेशन सिस्टम है। भारत में 3 बोर्ड होते हैं। सरकार सभी को एक जैसी शिक्षा क्यों नहीं देती, 3 बोर्डों के माध्यम से क्यों शिक्षा दे रही है। पहला बोर्ड है स्टेट बोर्ड, दूसरा बोर्ड है CBSE बोर्ड और तीसरा बोर्ड है NCERT बोर्ड। मैं खुद कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम दी तो मेरा MA हो चुका था। MA करने वाला विद्यार्थी मुझे फिर से NCERT की किताब 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मुझे फिर से वो अभ्यास करना पड़ा। तो जब मैंने उसको एनालाइज किया कि भाई मुझे ये फिर से NCERT क्यों पढ़नी पड़ी, तो उसका कारण है कि मैंने जो स्कूल या जो भी शिक्षा ली है वो स्टेट बोर्ड की ली है। यानी कि कॉम्पिटिटिव में अगर बच्चे को अगर कोई अच्छी शिक्षा, कॉम्पिटिटिव में वही बच्चे पास हो सकते हैं जो बच्चे NCERT की पढ़ाई करते हैं। आप लोग उदाहरण देंगे कि वैसे बहुत कम लोग हैं, उदाहरण के लिए सभी लोग नहीं है, एक आधा अपवाद रहता है, लेकिन सभी लोग अपवाद नहीं रह सकते। गवर्नमेंट ने आज, जिसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं क्योंकि हम सभी अपने आप में खुश है क्योंकि अपन इसका कभी चिंतन करते नहीं। गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन सिस्टम पूरी बंद कर देनी चाहिए
कि स्टेट बोर्ड में अलग पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई में अलग पढ़ाया जा रहा है और एनसीईआरटी में अलग पढ़ाया जा रहा है। सभी बच्चों को एक जैसी ही शिक्षा होनी चाहिए। गरीब का है, कलेक्टर का है, किसी का भी हो, गरीब का हो कि बड़े धनी का हो, वो एक ही इसमें पढ़ना चाहिए उसने। तो शिक्षा को ये लोग इस प्रकार ख़त्म कर रहे हैं। जो स्टेट बोर्ड की जो शिक्षा है वो बहुत सारी शिक्षा, यानी कि वो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो कोई काम की नहीं है। कॉम्पिटिटिव में एनसीईआरटी ही होती है। तो अपने लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को एनसीईआरटी में दाखिला देना ही चाहिए। गवर्नमेंट तो ये कर रही है। अगर अपन सभी गरीब लोग हैं तो वो गरीब अपने बच्चों को कैसे एनसीईआरटी का स्कूल पढ़ाएंगे, कैसे एनसीईआरटी बोर्ड में डालेंगे, एडमिशन दिलाएंगे, देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की फीस 50-60 हज़ार रुपये होती है। हम लोगों ने एक तो जन आंदोलन करना चाहिए, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी पक्ष के खिलाफ नहीं, तो व्यवस्था के खिलाफ हमने एक जन आंदोलन करना चाहिए। हमारी मांग होनी चाहिए कि सभी बोर्ड एक जैसे ही हो, सभी इसमें एक जैसी ही शिक्षा हो। खास तौर पर दक्षिण भारत में बहुत अच्छी शिक्षा है। मध्य भारत और उत्तर भारत और पूर्व भारत, यहाँ की शिक्षा इतनी अच्छी सिद्ध नहीं हो रही है। तो अपन ना, ये बच्ची, छोटी सी बच्ची की चिंता है कि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। और तीसरी बात एक कि उसको लगता है कि उसकी स्कॉलरशिप, उसकी मदद बंद हो जाएंगी। देखिए बाप, जो पैसे वाले धनी लोग हैं उसकी आई तो काम कर रही है, लेकिन पैसे वाले धनी लोगों ने कम से कम अपने विद्यार्थियों को तो मदद करनी चाहिए। आप भिक्षुओं को दान मत दो, लगे तो मुझे दान मत करो, भिक्षुओं को बोलने से अच्छा है संघ को करो, लेकिन मुझे वैयक्तिक दान मत दो। लेकिन अगर आप वैयक्तिक भी दान नहीं देते तो कम से कम हम लोगों ने गरीब बच्चों को तो स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ऐसे कितने अपने हर शहर में कितने लोग एम्प्लॉय है। अगर अपन सभी ने 1-1 हज़ार रुपये अगर जमा किया तो अपन ऐसे कितने, कम से कम हर शहर में से कम 100 गरीब बच्चों को अपन अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उसके लिए कोई एनजीओ नहीं बनाना पड़ता। एक बढ़िया सा एक कोई नया संगठन मत बनाओ, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। पारदर्शिता रखो, सभी लोग 1-1 हज़ार रुपये जमा करो महीने के। 1 हज़ार रुपये आपके कहाँ नहीं जाते। अगर आपकी फैमिली, अमीरों की फैमिली, जो पैसे वालों की फैमिली अगर एक बार नाश्ता करने को गई तो 1 हज़ार रुपये उसमें चले जाते हैं। तो वही अगर 1 हज़ार रुपये में अगर ऐसे गरीब बच्चों को अगर अपन शिक्षा देते हैं तो कितना अच्छा होगा। एक बच्चों का खर्च लगभग आएगा ही कितना, एक साल का 50 हज़ार रुपये आ जाएगा। अगर अपना समाज अगर 50 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकता है, अगर पढ़े लिखे लोग, एम्प्लॉय लोग अगर वो 50 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकते तो वो क्या काम के वो लोग। और अगर हम लोग अगर इसी में ही अगर नशे में रहते हैं, अपन बोलते हैं कि हमें समाज का कोई लेना देना नहीं, तो ये आपकी पीढ़ी को आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। और जब उन पर जब ये आएगी, कठिन परिस्थिति आएगी, विकट परिस्थिति आएगी, तो फिर उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। एक जर्मनी का कोई तो एक कवि है, मुझे उसकी कविता याद नहीं आ रही, मैं उसकी पंक्तियाँ दोहराना चाहता हूँ। हिटलर के बारे में उसने लिखा था। उसने कहा था जब हिटलर ने समाजवादियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा तो मैंने कहा कि वो आंदोलन समाजवादियों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसके बाद जब हिटलर ने नाजियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, नाजियों को परेशान करना, नाजियों को मारना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि हिटलर नाजियों को मार रहा है, मुझे नहीं। तीसरी बार जब हिटलर ने उद्योगपतियों को मारना शुरू कर दिया तो मैंने कहा कि हिटलर उद्योगपतियों को मार रहा है, मुझे नहीं। और एक दिन हिटलर की फौज मेरे घर पर आई।
तो मैंने देखा मेरे लिए कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मैंने इन 3-4 लोगों के खिलाफ 3-4 लोगों के साथ आवाज़ नहीं उठाई। मैं मेरे ही नशे में था। आज वो मुझे मारने आए हैं और अभी वो मुझे भी मार देंगे। अपने समाज का ऐसा ही हो रहा है। आप लोगों ने बकरे देखे होंगे, कसाई के पास बकरे या मुर्गे देखे होंगे, पिंजरे में रहते हैं। वो मुर्गों को ऐसा लगता है कि ये मुर्गा कट गया, मेरी बारी नहीं आएगी। लेकिन वो कहावत है कि कब तक मनाएगी बकरे की माँ खैर, एक दिन तो बकरे को कटना ही है। अगर हम लोग संगठित नहीं बने, हम लोग अगर किसी को मदद करने वाले नहीं बने, हम लोगों ने अगर सोसाइटी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, तो हमारी पूरी कौम बर्बाद हो सकती है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। ये छोटी सी बच्ची के प्रश्न से ये सारी बात उभर कर आई है। अपने समाज ने चिंता ही व्यक्त नहीं करनी चाहिए, जतानी चाहिए, तो एक जगह आना चाहिए। प्लीज़, ऐसे छोटे बच्चों के लिए तो हम लोगों ने एक जगह आना चाहिए। मैं तमाम आज लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि आप जिस भी गांव, देहात, शहर, जिला, तहसील, जिला, राज्य, प्रदेश, जहां कहीं भी हो, आप जो भी एम्प्लॉय लोग हैं वो एक जगह आए और जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करें, ताकि उनको किसी के सहारे पर, किसी के इस पर निर्भर ना रहना पड़े। कृपया ये बच्ची आपको खत लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखें, इसको गंभीरता से ले। मसला बहुत गंभीर है। हमारे समाज में हमारी वजह से ही गरीब और होते जा रहे हैं और अमीर और होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीरों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और हमारे गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए वो मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं और उनका विश्वास उठ जाता है, और उसी की वजह से समाज में दुराचरण, अनाचरण, चोरी, डकैती, ये सारी बातें उत्पन्न होती है। तो ये सारी व्यवस्था को अपन रोक सकते हैं। कृपया ये 10 साल के बच्चे का ये थोड़ा गंभीरता से ले। पहली उसकी चिंता है कि हम लोगों ने संविधान बचाना चाहिए, और दूसरी उसकी चिंता है कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कृपया हर बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग करें। कैलकुलेशन के बारे में है, मैथमेटिक्स में अगर मैथ्स कुछ मान लीजिए कुछ टेबल है, जैसे टेबल लर्न नहीं हो रहे, तो देख लेना फैमिली किसकी बड़ी है, फैमिली किसकी बड़ी है। जैसे दादा दादी, नाना नानी पहले बहुत रहते थे, 2, 4, 5, 6। हमारे मैडम है मकेश्वर मैडम, वो कम 1 डज़न लोग थे, भाई बहन। तो ऐसे लोगों से आप पहाड़े भी याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते। सिंपल ट्रिक है। एप्पल से जैसे कि कुछ अभी सिरके के बारे में है, या और जैसे कि हार्ड के बारे में है, हार्ड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप एप्पल का पिक्चर साथ में रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पिक्चर है जिससे आप लॉन्ग टाइम याद कर सकते हैं। पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो से अपन बहुत कुछ याद कर सकते हैं, बहुत याद, यानी कि वो एकदम क्लिक ही हो जाता है। तो फोटो के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यास करने की मेथड बताइए। अभ्यास करने की मेथड एक है कि पहले एक झापड़ खाओ अपने मम्मी पापा की, सारी मेथड याद आ जाएगी। लेकिन अभ्यास करने की सीधी सी मेथड है। सबसे यही सवाल है कि पहले अपने को पढ़ाई क्यों करनी है, और दूसरा पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप क्या अचीव करोगे। ये अगर आपने 2 बातें अगर ध्यान में रखी कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है और आपको क्या मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, वो थोड़ा इमेजिन करोगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप किसी को कलेक्टर बनना है, तो अभी कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर अभी वो पढ़ाई कैसे करनी है, तो पहले वो अपने प्रेजेंट लाइफ को देखे कि अभी उसके लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, पहला।
अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तो वो पहले ये देखे, एनालाइज करे कि मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब वो कलेक्टर बनेगा या बनेगी, उसके बाद उसको कितने प्रॉफिट होंगे, कितने लाभ होंगे। अपने आप में जुनून लग जाएगा कि प्रॉफिट के पीछे, तो क्योंकि दुनिया प्रॉफिट के ही पीछे चलती है, तो आपको जब प्रॉफिट दिखेगा तो आप अवश्य करोगे। और अगर थोड़ा सा, जब कभी भी आप थोड़ा सा डिसमूड अगर हो जाते हैं आप, कभी कभी कोई बात नहीं, डिसमूड हो जाओ थोड़ा सा, और लेकिन फिर से पढ़ाई शुरू कर दो, फिर से शुरू करो। और टेबल, मैं तो सर रिकमेंड करूँगा कि हर घर पर टेबल कुर्सी होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। टेबल कुर्सी पर आराम से पढ़ाई होती है। तो ये दूसरी बात है कि पढ़ाई टेबल कुर्सी पर करे। तीसरा, थोड़ा टेबल साफ करे। और चौथी एक बात बताता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े। एकदम लॉन्ग, एकदम पूरे के पूरे चैप्टर याद नहीं हो रहे आपको, प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और एकदम कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई के पीछे ही लगते हैं, तो अपन ने पढ़ाई के पीछे भी नहीं लगना है। कभी मम्मी को भी हेल्प करना है, पापा को हेल्प करनी, ज़्यादा नहीं, एक आधा घंटा, एक आधे घंटे में वो लोग खुश हो सकते हैं और आपका भी मूड फ्रेश हो सकता है। और जितना आजकल डिस्प्ले का थोड़ा उपयोग कम करें। अगर आप इंजीनियरिंग या और नीट या JEE की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम डिस्प्ले का उपयोग करें। और ऑनलाइन क्लास की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ऑफलाइन क्लास पर। तो इससे आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और पढ़ाई की यही मेथड है। और छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाई करो, बड़े बड़े इसमें नहीं। और थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद 30-40 मिनट हो गए तो 5-10 मिनट के लिए बाहर आओ, पानी पियो, थोड़ा सा घूमो और फिर से पढ़ाई को लग जाओ। और दूसरी एक बात बताता हूँ, दोपहर का जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आप 30 या 40 मिनट आप लोगों ने आराम करना चाहिए। पढ़ाई करने वालों ने आराम करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि शुरू हो जाएंगे खर्राटे मारना। तो 20-30-40 मिनट आप रेस्ट ज़रूर करें और उसके बाद खुद को, माइंड को बता दें कि मुझे 40 मिनट के बाद उठना है, 30 मिनट के बाद उठना है, तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। और धीरे थोड़ा पूरे एक हफ्ते का एक शेड्यूल बना दीजिए। अब एक सप्ताह का अगर अपन शेड्यूल बनाते हैं, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो दिन वो सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा अगर अपन करते हैं तो ये बहुत सरल मेथड है स्टडी करने की। देन ये 2 क्वेश्चन हो गए। देन तीसरा एक और प्रश्न है, एक किसका है, महिला है या पुरुष है, ये मुझे याद नहीं है। तो तीसरा प्रश्न है कि मेरे घर के लोग, जब मैंने भंते जी को दान दिया तो मेरे घर के लोग मुझे गालियाँ देने लगे, मुझे भला बुरा बोलने लगे कि भंते जी लोग अपने घर में पैसे, अपने घर से अपने दान से पैसे चलाते हैं, पैसे से घर चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को दान ना दे। तो मैंने मुझे बड़ा दुख हुआ बोलते, और फिर मैंने चुपके से भंते जी को दान दिया। और जब उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कितना दान दिया, तो मैंने उनको बताया कि मैंने 200 रुपये दान दिए, लेकिन मैंने ज़्यादा पैसे दान दिए थे। तो आपने अच्छा ही किया है कि आपने, क्योंकि झूठ तो मेरा अकुशल कर्म हुआ क्या, ऐसा उनका बोलना है कि मैं झूठ बोली। तो एक्चुअली ये अकुशल कर्म नहीं हुआ झूठ, लेकिन इतना बड़ा झूठ जिसका कुछ फल नहीं बनता है। चोरों के घर में चोरी है तो वो चोरी ही, चोरों के घर में भी चोरी करते हैं तो चोरी है, लेकिन चोरों के घर में चोरी करेंगे तो चोर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दूसरों का माल चोरी करके लाया होता है। तो यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि यहाँ पर एक कर्म सिद्धांत है। देखिए, ध्यान रखिए थोड़ा सा कि हर कर्मों के फल मिलते हैं। तो जैसे बौद्ध धर्म एक रेलगाड़ी की तरह है। आपको समझाता हूँ,
जैसे कोई आदमी स्लीपर की टिकट निकालता है, कोई जनरल की टिकट निकालता है, कोई थर्ड एसी की निकालता है, कोई फोर्थ सेकंड की, कोई फर्स्ट की, लेकिन सभी लोग पहुंचते हैं एक ही जगह पर।